विद्यार्थियों, आपके बोर्ड द्वारा जो मासिक जांच परीक्षा 2022-23 माह सितंबर के लिए असाइनमेंट है, ये जो है एक स्टूडेंट ने भेजा है और इसका सॉल्यूशन जो है हम इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से जरूर देख लेना, तैयार कर लेना। और इस वीडियो के एंड में आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, मोस्ट इन्फॉर्मेटिव नोटिस है, उसको जरूर नोट कर लेना कि वो क्या है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। पहला जो क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज्ड फॉर सेविंग पर्पस। तो सेविंग पर्पस के लिए जो है हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कि कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, यानी कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर जो है आपका, इसका एक सीधा सूत्र होता है जो होता है आपका 2f इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में देता है आपको 2f इक्वल्स टू आर, या फिर देता है आपको f इक्वल्स टू आर बाई टू। तो ये दोनों ही फॉर्मूले सही हैं। अब इनमें से देखिए, दोनों में से कौन सा फॉर्मूला आपको दिख रहा है, मिल रहा है? 2f वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन r बाई टू वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास b, तो b ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। तो लाइट की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो होती है वो निर्वात में होती है, वो होती है आपके वैक्यूम में। ठीक है, और इसकी चाल जो है 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, मीटर। इसके बाद में फोर्थ जो क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? विच स्पेरिकल मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर। तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बहुत चीज मैं इसमें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, लास्ट वीडियो तक अगर बने रहेंगे तो। लेंस के आवर्धन का व्यंजक क्या है, यानी फॉर्मूला बताना है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस जो होता है m=v/u होता है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, इनमें से किसका प्रयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो विद्युत बनाने के लिए, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा जनरेटर बनाता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में विद्युत मोटर के कुंडली में धारा की दिशा एक बार परिवर्तित होती है प्रत्येक अर्धचक्रण में। हर बार जब आधा घूमता है तो उसकी धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है। नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, उसके लिए इंफॉर्मेशन मैं लास्ट में दूंगा। इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल चेंजेस इन एवरी हाफ रोटेशन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच इकाई आवेश, यानी कि आवेश होता है आपका सीधा सीधा चार्ज, को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य जो है विभवांतर कहलाता है। ठीक है ना। इन इलेक्ट्रिक सर्किट द वर्क डन इन ट्रांसफरिंग ए चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इज मेजर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद ये डेफिनेशन भी बनती है पोटेंशियल डिफरेंस की। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो ये पक्षमाभी पेशियों के द्वारा जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित किया जाता है। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज एडजस्टेड बाय सिलरी मसल्स। इसके बाद है विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करता है? यानी कि ये जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब आते हैं बड़े जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो हैं, वस्तु की किस स्थिति के लिए अवतल दर्पण वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है? किरण आरेख द्वारा आपको समझाना है, और ये वीडियो मैंने स्पेशल इसके लिए बनाया हुआ है। वो वीडियो के एंड में आपको सब बता दूंगा मैं, आप बने रहिए और देखते जाइए क्वेश्चंस को। फोर, विच पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज ए कॉन्केव मिरर फॉर्म एन इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सप्लेन विद रे डायग्राम। जो ऑब्जेक्ट रखोगे, जो आदमी खड़ा होगा, उसकी साइज का जो है प्रतिबिंब कौन से जो है पोजीशन पे बनेगा वो बताना है, किस जगह पे। तो यहाँ पर देखिए आप, कॉन्केव मिरर हमने बना दिया है। ठीक है, ये रहा कॉनकेव मिरर। और यहाँ पर जो है आपका सी पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, बिंदु सी पर मान लीजिए ये आदमी खड़ा है। ठीक है, और ये आदमी का जो पहला बिंब जो जाएगा, वो हमेशा जानते ही हो कि आपका मुख्य अक्ष जो होता है, प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है, ये वाली आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है,
इस मुख्य अक्ष पर अगर कोई आदमी सी पॉइंट पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा है, वक्रता त्रिज्या पे खड़ा है, या वक्रता केंद्र पर, त्रिज्या पे नहीं, वक्रता केंद्र पर, यानी कि आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा है, तो एक समानांतर किरण जाएगी जो आपके दर्पण से, किससे, आपके कॉनकेव मिरर से टकरा करके और फोकस से पास हो जाती है। ठीक है, तो ये लाइन आपकी इस तरह से जाएगी सीधा सीधा, और ये सीधा यहाँ टकराएगी, और टकराने के बाद ये इस लाइन से पास होते हुए, फोकस से पास होते हुए चली जाएगी आगे तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लाइन जो है इस तरह से पास होकर के ऐसे पास हो रही है। इसके बाद इसी पॉइंट ए से एक और किरण हमें जो पास करनी होगी, इसका रूल होता है जिसको मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। दूसरा जो है फोकस, आपका फोकस से पास होता है, तो हमारी क्या होती है, जो पैरेलल आती है मुख्य अक्ष, ये जो मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, कि ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, पी ए लिख देता हूँ, या मुख्य अक्ष लिख देता हूँ, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर कोई अगर किरण जाती है तो हमेशा जो है वो मिरर से टकरा करके, दर्पण से टकरा करके फोकस से गुजरती है, जब समानांतर जाएगी। समानांतर मतलब इस लाइन के समानांतर जो मुख्य अक्ष है। अगर कोई किरण आपके फोकस से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद में जो है आपके सीधे सीधे क्या होगी कि आपका जो मुख्य अक्ष है उसके समानांतर चली जाएगी ऐसे। तो देखोगे आप, मुख्य अक्ष जो है ये वाली है लाइन, और समानांतर देख रहे हो आप, ये लाइन है। समानांतर है, हर जगह पे देखो दूरी बराबर है, यहाँ पर हर जगह, यहाँ पे भी दूरी बराबर है, यहाँ पे भी दूरी बराबर है, तो इसी को हम समानांतर बोलते हैं, जहाँ पर दोनों लाइनों की दूरियां बराबर हो। तो इस तरह से हमारी किरण आरेख बनती है। जहाँ पे ये दोनों बिंदु एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर हमारा जो है प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो हमारा ए बिंदु का है, तो ए बिंदु कहाँ पे बना, ए डैश बना नीचे की तरफ, और हमारा जो इमेज है कैसा बना, उल्टा बना, क्योंकि ए ऊपर था और ए कहाँ बना, नीचे बना। और जो है हमारा बी डैश ए डैश बन गया इमेज, और इमेज की साइज जब हम नापेंगे तो ये जो हमारा ए बी था उसी के बराबर आ रही है, जो ऑब्जेक्ट था उसी के बराबर इमेज बनी है। तो हमारा सीधा सीधा इसमें यही पूछा है कि किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट जो है कॉनकेव मिरर में रखेंगे कि इमेज की जो साइज है, यहाँ पे देखिए ये इक्वल बनाना है आपको, इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल बनाना है। तो ऑब्जेक्ट जो हमने रखा था ऊपर ए बी, ठीक है, इसके बराबर जो है ये बना, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है आपका पीस, ये और ये पीस दोनों बराबर है। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। और इसके लिए मैंने बहुत स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें सभी मिरर्स के मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो है करवा दिए हैं। मैं बाद में आपके वीडियो के एंड में सब कुछ बता दूंगा। तो ये था आपका सीधा सीधा कि आपको ऑब्जेक्ट को जो है सीधा सीधा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंग्लिश मीडियम लिख देंगे, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो लिख देंगे कि वक्रता केंद्र पर रखे जाए तो जो है उसका समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। और इस तरह का डायग्राम बनेंगे क्योंकि इसमें आपको आरेख द्वारा समझाना था। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी है, पोजीशन ऑफ इमेज भी सी पे ही बना है, प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज क्या है, सेम साइज का है। ठीक है, और रियल भी है, रियल है क्योंकि इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा है। तो यहाँ पर अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूँ तो समान आकार है, समान आकार, ठीक है, कोमा, उसके बाद में रियल, रियल मतलब वास्तविक हो गया। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा जो है इन्वर्टेड मतलब उल्टा हो गया। ठीक है, तो समान आकार का वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, यानी कि ये इसकी विशेषता हो गई इमेज की। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कार के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है और क्यों। तो कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। पहली चीज, कॉनकेव मिरर इज यूज इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल, क्योंकि बल्ब दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित होता है। आपने देखा होगा हेडलाइट में जो है इस तरह से हेडलाइट होती है, उसके बीच में यहाँ पर जो है दर्पण में आपका, मतलब जो आपका हेडलाइट है उसके बीच में बल्ब लगा होता है, तो मुख्य फोकस पर स्थित होता है। तथा परिवर्तन के पश्चात दर्पण से किरणें समानांतर होकर सड़क पर पड़ती हैं। इससे अग्रदीप का प्रकाश जो है अधिक तीव्र तथा अधिक दूरी क्षेत्र को प्रकाशित करता है। Because when bulb of headlight is placed at focus of concave mirror, it allows the light to spread out to infinity। बहुत दूर तक जो है सीधी प्रकाश समानांतर रूप से पड़ती है, इसलिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। छोटा सा क्वेश्चन है, आंसर बहुत अच्छा सा है, इसको लिख लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछेगा उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक डायप्टर है
किस प्रकार के लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? What the name of the physical quantity which is measured in diopter, और what type of lens has negative power? तो लेंस शक्ति का मात्रक जो है डायप्टर है, यानी कि लेंस शक्ति को हम क्या है, पावर ऑफ लेंस जो होती है, पावर ऑफ लेंस जो है वो डायप्टर होती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, डायप्टर होती है। यहाँ पे ये ओ होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर पावर ऑफ लेंस डायप्टर होती है, और अवतल लेंस की क्षमता जो है ऋणात्मक होती है, यानी कि कॉनकेव लेंस हैव नेगेटिव पावर। ध्यान रखना है आपको। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। तो प्रकाश के अपवर्तन यानी राइट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन का जो लॉ है वो 3 है, लेकिन हम उसको 2 में ही निपटा देते हैं। देखिए इसमें 2 मेन चीज क्या है, 2 ही लिख देना आप, मेन जो है 2 ही होता है, तीसरा जो है स्नेल लॉ के बराबर बोलते हैं हम इसको, बाकी आपको 2 ही मेन लिखने हैं। तो 2 नियम ही मेन होते हैं। ठीक है, इसमें आपका देखिए आपतित किरण जो होती है, जो मान लीजिए सरफेस है, कोई भी जगह है जहां पे आप मान लो आप टेबल है, आईना है, कुछ भी है, ये रहा आपका आईना। ठीक है, इस पे कोई भी जहां पर आपतित किरण आ रही है, मान लीजिए आपतित आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट रे है जो आ रही है कहीं से, सूरज से आ रही है, सपोज करो ये सूरज से आ रही है, सूरज से आ रही है, और ये सरफेस पे, ये धरती पे, चाहे टेबल पे, चाहे आपके फर्श पे या फिर छत पे, कहीं भी आके गिरी, और जहां पे गिरी वहां पर हम 90 डिग्री बना लेंगे। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं, जहां पे भी गिरेगी उसको 90 डिग्री बना लेंगे। मैं लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये 90 डिग्री इस तरह से बनाती है, और ये लाइन जो है सूर्य के प्रकाश इस तरह से आती है। अब जब ये आती है, इसके बाद में ये परावर्तित होती है। परावर्तित 2 तरह की हो सकती है, कि ये सघन माध्यम से आ रही है या विरल माध्यम से। तो या तो ये पास, इस अभिलंब जो ये सीधी वाली लाइन है, या तो इसके इस तरफ पास आएगी, या फिर इससे इस तरह से दूर जाएगी। ठीक है, तो आपकी ऊपर है कि ये किस तरह से जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, आपतित किरण जो ये आई है यहाँ तक, ये आपतित किरण, और परावर्तित किरण जो नीचे जा रही है, चाहे इधर जाए या इधर जाए। ठीक है, तथा अभिलंब, अभिलंब कौन सा है, ये 90 डिग्री की जो लाइन खींची है, ये देखो आप, एक आपतित किरण, एक परावर्तित किरण, और एक अभिलंब जो ये वाली लाइन है, ये तीनों के तीनों एक ही तल पे, आप देख रहे हो इस जगह पे, एक ही तल पे क्या है, होते हैं। तो यहाँ पर एक ही तल पे हैं ये सारे के सारे। ये चीज समझ में आ गई, पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। यानी कि साइन आई, जो मान लो कि यहां से इस तरह से ये साइन आई आ रही है, ठीक है, तो ये जो अगर मान लो ये रिफ्लेक्ट हुई, तो इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई ना, तो ये मान लो आर है, तो ये आई और आर का रेशो जो है स्थिरांक होगा। यानी कि साइन आई का मान लो साइन 30 डिग्री है, तो साइन आर का मान भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, साइन आर, ठीक है, ये दोनों का रेशो जो है, इन दोनों का अनुपात जो है एक स्थिरांक, इसको कांस्टेंट होगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा दूसरा लॉ है। तो 2 ही लॉ होते हैं, इसको ढंग से याद कर लेना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड ए नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, जो कि मैंने आपको समझाया। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट का रेशियो है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के रेशियो का जो है कांस्टेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट, हेंस साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे किस लेंस के द्वारा सुधारा जाता है, किरण आरेख की सहायता से बनाना है, समझाना है। तो यहां पर देखिए, किरण आरेख की सहायता से मैंने क्या समझाया, व्हाट इज मायोपिया, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट इट, एक्सप्लेन विद रे डायग्राम। तो जब कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को देख पाता है, यानी कौन सी वस्तु को देख पाता है, मायोपिया में ध्यान रखना थोड़ा सा, यह क्या है, निकट दृष्टि दोष, निकट में जो है वो निकट को देखता है। जब कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को देख पाता है, तो वही जो है आपका निकट दृष्टि दोष होता है, क्योंकि वो दूर की वस्तु नहीं देख पाता, दूर रखी को स्पष्ट नहीं देख पाता, इसीलिए उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ये उल्टा बोलते हैं हमेशा, दूर दृष्टि दोष में उल्टा होता है, दूर की वस्तु देख पाते हैं और पास की वस्तु नहीं देख पाते हैं। तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और इससे अवतल लेंस के द्वारा सुधारा जा सकता है। कौन सा, अवतल लेंस, यानी कि कॉनकेव मिरर, ध्यान रखना है। तो व्हेन ए पर्सन इज एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट ही इज अनेबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, देन दिस टाइप ऑफ विजन डिफेक्ट इज कॉल्ड मायोपिया,
और दिस करेक्टेड बाय और दिस इज करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेंस आके लगा देंगे हम, यहाँ पे लेंस लगा दिया आँख पे, ठीक है, कॉनकेव लेंस है, आप देख रहे हैं। अगर ये कॉनकेव ना होके कौन सा होता, आपका कॉन्वेक्स होता तो कुछ इस तरह से बनता, ठीक है ना। तो ये आपका कॉनकेव जो है आपका आएगा। अब इसमें यहाँ पर ये आपका मायोपिक आई से इमेज जो फॉर्मेशन होगी वो कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है, ठीक है ना, पहले ही बन जा रही है। ध्यान है, हमें आई की बात कर रहे हैं, यहाँ लेंस नहीं है, ठीक है, ये आई लेंस है, ये आँख है आपका। अब जो है इसका दूसरा डायग्राम भी बनाना था, मैं बनाना भूल गया। तो अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए आपका ये आँख है, ठीक है, और इसमें हमें यहाँ पर जो है इस तरह से आपको दे रखा है, क्वेश्चन में जो दे रखा है उसी तरह से मान लीजिए ये आपका आँख है। अब यहाँ पर जो है मुझे ये तो अभी मैंने आपको डायग्राम बनाया था वो कॉनकेव लेंस का ही बनाया था। तो यहाँ पर जो है हम कॉनकेव लेंस लगा देंगे इस तरह से, ठीक है, ये कॉनकेव लेंस हो गया, दोनों तरफ से जो है अंदर की तरफ धंसा हुआ, और उभरा हुआ होता तो हम इस तरह का लेंस लगाते हैं, ठीक है। तो ये कॉनकेव लेंस लगा दिया। अब क्या है, इस पे जो किरणें आ रही हैं बाहर से, ठीक है, वो यहाँ से पास होंगी, ये यहाँ पे आइस पे जाएंगी सीधी सीधी, टकराने के बाद में जो है ये सीधे सीधे आपके रेटिना पे गिरेंगी पीछे पर्दे पे, और यहाँ पे इमेज जो है बन जाएगा। अभी इमेज जो है पहले बन रहा है, ये आई इमेज नहीं नोट कर रहा है, लेकिन जब इसको करेक्शन करेंगे तो यहाँ पर जो है ये बन जाएगा। इसमें पूछा क्या है, किरण आरेख की सहायता से आपको समझाना है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, लेकिन आपको दोनों ही इमेज बनाना है कि दृष्टि दोष क्या है और साथ साथ में उसको सुधारा कैसे जा सकता है। इसके बारे में इसका जो डायग्राम है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, वो कहाँ पे मिलेगा और कैसे देखना है आपको। दूसरा जो क्वेश्चन है, मानव नेत्र के समंजन क्षमता की व्याख्या कीजिए। मानव आंख या सामान्य मानव आंख की दृष्टि सीमा क्या है। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर यानी कि अलग अलग दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप में देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक किया जाता है, समंजन क्षमता कहलाती है। बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है, ठीक है। किसी वस्तु को दूर रखे, किसी भी विभिन्न वस्तुओं को दूरी अलग अलग वस्तुओं को या अलग अलग दूरी पर रखे हुए वस्तुओं को अभिनेत्र लेंस की उस क्षमता के द्वारा देखना जिससे कि फोकस दूरी को कम या ज़्यादा किया जाए, वही समंजन क्षमता कहलाती है। और सामान्य दृष्टि के लिए यानी कि जो आपका नॉर्मल आइज़ के लिए जो है इसकी समंजन क्षमता जो है 25 सेंटीमीटर मानी जाती है, और जो है अधिकतर जो है ये अनंत तक जा सकती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर कम से कम और मैक्सिमम जो है अनंत। इसीलिए समंजन क्षमता जो है 4 डायप्टर होती है, ठीक है। तो जो आपका पावर ऑफ डायप्टर जो होता है 1/f होता है, और ये भी कितने होता है, मीटर में, ठीक है। तो 1/f मीटर। अब ये मीटर में है तो मीटर में 1 बाई आप f जो है 100 कर दोगे, तो 1/100 करोगे तो आपका डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका मीटर में, यहाँ पे सेंटीमीटर में तो 4 डायप्टर आता है, ठीक है। तो द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस बाई विच द फोकल length of the lens is increased or decreased in order to see the object at different distances clearly is called accommodation of power, ठीक है। For normal vision the adjustment is in young adults is between 25 centimeter to infinity, so the accommodation power is जो है 4 diopter, ठीक है। दैट्स मीन जो है ये 4 डायप्टर होगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एकोमोडेशन निकाल दूँ सीधा सीधा डी इक्वल्स टू 1/f, f कितना दिया है, कम से कम फोकस का 25 सेंटीमीटर, जबकि ये मीटर में होता है तो मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। एक को डिवाइड करोगे 25 से पॉइंट हटा दो तो ये हो जाएगा आपका 100/25, 25 चौक 100, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 4 डायप्टर आ गया, ठीक है। तो ये मीटर में होता है, लेकिन हमारा ये सेंटीमीटर में है तो 25 रखा हमने फोकस की जगह पे, क्योंकि हमारे को बताया है कि एडजस्टमेंट जो है नॉर्मल विजन का 25 सेंटीमीटर मैक्सिमम होता है, सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर को हम मीटर में रखेंगे तो 0.25 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, 4 जो है डायप्टर आएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछता है 4 डायप्टर जो है लेंस की क्षमता अधिकतम होती है, न्यूनतम होती है, कुछ भी किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आपसे पूछा गया विभवांतर से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है, इससे किरण किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी अभी हमने बात की थी कि इन दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर या वोल्टता कहते हैं। पहली बात, छोटा सा डेफिनेशन,
दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इकाई धनावेश को यानी कि इकाई चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो आप दोनों शब्दों में आप लिख सकते हैं, एक शब्द में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, दो डेफिनेशन दी है। इसका एसआई यूनिट की बात करेंगे तो हम इसका एसआई यूनिट जो है वोल्ट लिखते हैं, वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे पहले ए पार्ट का इंग्लिश वर्जन, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। In other words, the work done in moving a unit positive charge from one point to another point is called potential difference between those two points. उन दोनों पॉइंट्स के बीच में विभवांतर कहलाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक जो है वोल्ट होता है, ठीक है। तो उसको हम वी से डिनोट करते हैं और विभवांतर को वोल्ट मापी द्वारा मापा जाता है, यानी कि वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। तो ये इसके आंसर हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता और इसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है? विद्युत धारा क्या है और इसका मात्रक क्या है और इसे किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? दो क्वेश्चन से। व्हाट डू यू मीन बाई पावर ऑफ लेंस? तो लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है। एबिलिटी ऑफ लेंस टू बेंड द इंसिडेंट लाइट रे इन इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। यानी कि जो ऐसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पर सपोज करिए आपका ये लेंस है, कोई भी लेंस, और मान लीजिए कि कोई किरण आ रही है इस पे, ठीक है। ये लेंस है, मान लीजिए कोई भी लेंस है, आप इस तरह से यूं बना लीजिए लेंस, ठीक है। इस पे आ रही है और यहाँ पे गिरने के बाद में ये किधर ना इधर, या तो इधर मुड़ेगी या इधर मुड़ेगी, कहीं ना कहीं मुड़ती है। जो ये मोड़ने की क्षमता है, इसी को हम जो है कॉल्ड पावर ऑफ लेंस कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज और है, लेंस की क्षमता और इसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो किसी लेंस की क्षमता, ठीक है, किसी लेंस की क्षमता, ये छ गलत बन गया है, ये क्षमता तो आपका जो है अलग होता है ना, ये ऐसा होता है छ। किसी लेंस की क्षमता इसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रमणानुपाती होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो द एबिलिटी ऑफ लेंस टू बेंड द इंसिडेंट लाइट रे इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। द पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखिए, समझ में आ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो पावर होती है, जिसका हमारा मात्रक डायप्टर होता है, ठीक है, ये 1 में एफ होती है, अभी अभी बताया था, और ये होती है मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्वर्सली है, 1 में एफ है, बटे में चला जाता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। इसमें दूसरा पार्ट जो पूछा गया, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज एसआई यूनिट, और राइट द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर इट। विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक लिखिए और इसे किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बहुत सिंपल, और एक वर्ड में आप आंसर लिख सकते हैं, याद भी आसानी से हो जाएगा। इसका मात्रक जो है एम्पियर होता है और इसे अमीटर के द्वारा मापा जाता है, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और इट्स यूनिट इज एम्पियर एंड इट इज मेजर्ड बाई एमीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आता है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? उस नियम का नाम लिखें जो प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। बी पार्ट में एक उपकरण का नाम बताइए जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के बीच क्या अंतर है, ये भी आपको लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। When a conductor is placed in a charged magnetic field, then electromotive force या electromagnetic force produced between the ends of that conductor is called electromagnetic induction। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके बाद में राइट द नेम ऑफ लॉ दैट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट करंट। उस नियम का नाम बताइए जो प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। तो लेंज का नियम जो है यहाँ पे यूज किया था, तो लेंज के नियम प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। लेंज लॉ टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। बी पार्ट में पूछा है, राइट द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उस उपकरण का नाम बताना है जो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। फिर उसके बाद में हम प्रत्यावर्ती धारा यानी कि आपका अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट के बीच में अंतर भी देखेंगे। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, बी पार्ट।
विद्युत जनित्र इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे जो है विद्युत जनित्र कार्य करता है। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है उसको बता देते हैं पहले। प्रत्यावर्ती धारा उस धारा को कहते हैं जिसमें परिणाम और दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर बदलते रहते हैं। यानी कि आप प्रत्यावर्ती धारा को ड्रॉ करेंगे तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। जैसे यहाँ से चली तो समय के अनुसार ये जो है जीरो हो जाएगी, फिर जीरो होकर नेगेटिव चली जाएगी, फिर इसको उठने में फिर जीरो होगी, फिर पॉजिटिव होने लगेगी, फिर ये गिरेगी, फिर आपका जीरो पे चली जाएगी। ये लाइन जीरो है, ये लाइन जो है ना ये आपको सीधी दिख रही थी, ये लाइन जीरो है। तो यहाँ पर जीरो आई, फिर वापस ये नेगेटिव की तरफ, नीचे की तरफ नेगेटिव है, फिर ये जाएगी जीरो पे, फिर वापस पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इस तरह से जीरो नेगेटिव पॉजिटिव, जीरो नेगेटिव पॉजिटिव चलती रहेगी। यही है साइनसोइडल, यानी कि वेव के फॉर्म में जिगजैग आपका टूथ ब्रश जैसा इसका शेप हो जाता है। तो यही है आपका प्रत्यावर्ती धारा, निरंतर बदलती रहती है। डिस्त धारा जो है उस धारा को कहते हैं जिसकी दिशा नियत रहती है। तो दिस्त धारा जो होती है यानी कि डायरेक्ट करंट जो होता है वो ये लाइन जो है इसके बिल्कुल पैरेलल चलता है। अगर दिस्त धारा यहाँ से चलना शुरू हुई, जीरो से भी चलना शुरू हुई तो इसी लाइन पे जाएगी, लेकिन जीरो से चलती नहीं है, कुछ हाई लेवल से चलती है तो इस तरह से सीधी ही जाती है, नीचे ऊपर नहीं करती है, सीधी चलती रहती है। तो ये डीसी है, यानी कि आपका डीसी डायरेक्ट करंट है, और ये एसी है जिसको अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा बोल रहे हैं, और इसको जो है आप डिस्त धारा बोलते हैं। ये है आपका डीसी डिस्त धारा, ठीक है। उसके बाद इसको इंग्लिश में भी लिख दिया, अल्टरनेटिव करंट इज द करंट हुज रिजल्ट एंड डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम। और डायरेक्ट करंट, द डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड द करंट हुज डायरेक्शन इज फिक्स्ड। बहुत सिंपल से शब्दों में लिखेंगे तो आपको याद भी रहेगा, और चित्र बना देंगे तो बेहतर हो जाएगा, फिर तो आपको पूरे नंबर मिलने ही है। ओम का नियम लिखिए। चालक और कुचालक के दो उदाहरण दें। पार्श्व क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। दो क्वेश्चन है इसमें। राइट ओम्स लॉ, तो ओम लॉ लिखते हैं, यदि भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, लंबाई इत्यादि स्थिर हों तब किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यानी वोल्टेज उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी कि हम कह सकते हैं वोल्टेज इज समानुपाती ऑफ आई। यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह लगा दिया। अगर हम इस समानुपाती को बराबर का चिन्ह लगाना चाहें तो यहाँ पर जो है इसको हटाएंगे तो यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस एक जो है हम लगा देते हैं, ठीक है। आर जो है नियतांक है यानी कि रेजिस्टेंस है, यानी उस चालक का प्रतिरोध है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझा सकते हैं। ओम के नियम को इंग्लिश में भी लिख दिया है। ओम law state that the voltage across a conductor is directly proportional to the current flowing through it provided all physical condition यदि सभी भौतिक अवस्थाएं all conditions temperature remain constant, ठीक है, स्थिर हों। वही आपको रिलेशन बता देनी है, V इक्वल्स टू आई आर होती है जो ऊपर बताया है मैंने। और यहाँ पर देखो, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी कि आपको चालक और कुचालक के दो दो उदाहरण देने हैं। तो सबसे पहले चालक का उदाहरण में लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, चांदी है, पारा, ये सारे के सारे हैं। तो आप तो जनरल चीज़ों को जानते हैं, उनके नाम लिख दें। कुचालक जो होते हैं उसमें कांच होता है, मार्बल होता है, मिट्टी हो सकती है, रबड़ हो सकती है, उसके अलावा माइका हो सकता है, पीवीसी होता है, क्या प्लास्टिक हो सकता है। तो ये सारे के सारे कुचालक होते हैं। तो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, मरकरी are conductors and insulators are glass, marble, ceramics and rubber, mica, PVC and plastics etc. इसके बाद में इसमें आपसे एक चीज, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया, पार्श्व क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। पार्श्व क्रम का मतलब हो गया कि ये समांतर क्रम में है, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपको ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो चलिए समांतर क्रम में देखते हैं। ये देखिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस तरह का डायग्राम पहले आप बना लेंगे जब आपको व्यंजक प्राप्त करना होगा। तो इस तरह से R1 R2 R3 एक डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। ये सर्किट बना लेंगे, ठीक है। इसमें एक बैटरी जो है आप यहाँ पे लगा देंगे। ये बैटरी हो गया आपका, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे आपका कुंजी की लग गया। यहाँ पे आपका जो है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पास होना शुरू होता है और पॉजिटिव से चलता हुआ जाता है आपके सर्किट में, ठीक है। ABCD आप नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे जाकर के यहाँ पे इस संधि पे मिला, संधि मतलब ये जंक्शन हो गया। इस जंक्शन पे तीन जगह से आपको डाइवर्ट करना है क्योंकि तीन रेजिस्टेंस है। तो एक आई जाएगी तो इसको माना हमने I1, क्योंकि यहाँ पे R1 है तो R1 वाले के लिए I1, R2 के लिए I2 और R3 के लिए I3, ठीक है। तो करंट एक जो है R1 में जा रहा है, रेजिस्टेंस एक में जा रहा है। करंट दो जो है रेजिस्टेंस दो में जा रहा है।
करंट 3 जो है रेजिस्टेंस 3 में जा रहा है। इसके बाद यहाँ से ये पास होते हुए फिर इधर आ जाएगा, इधर ये आ जाएगा, पास होकर इधर आ जाएगा, फिर यहाँ बी की तरफ से होता हुआ इस लाइन से वापस जो है आपके बैटरी में चला जाएगा, फिर से वापस ये इसी तरह से घूमता रहेगा। अब इसको हमें लिखना है, क्योंकि जब आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े क्वेश्चन ये बड़े क्वेश्चन में आते हैं, तो इनको जब हम करते हैं तो इनको पूरे अच्छे तरीके से करेंगे, साथ ही साथ समझ के करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लिखेंगे। हम मानते हैं, माना R1, R2 और R3 जो है 3 प्रतिरोध है। लेट R1, R2 एंड R3 बी 3 रजिस्टर्स। ठीक है, ये इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। तो हमने माना लेट R1, R2 एंड R3 आर 3 रजिस्टर्स। माना R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध है जो बिंदुओं A और B के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। यहां तक हिंदी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, माना ए बी के बीच एक सेल जो है, ये ए बी के लिए जो है एक सेल जोड़ा गया, ए बी में ही है ये सारा का सारा कनेक्टेड। ठीक है, तो ए बी से हम जोड़ेंगे तो सेल को यहाँ से एक लाइन ऐसे भी हम ला सकते हैं, ऐसे ला के घुमा के सेल में जोड़ें, ऐसे ला के घुमाएं तो अच्छा नहीं लगेगा सर्किट, इसलिए हम इसको रेक्टेंगल सर्किट बनाते हैं। तो हम ए बी को जो है, ए बी को बीच में एक सेल लगाते हैं ई, मान लिया उसका नाम दे दिया ई, तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं सपोज सेल ई इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी के बीच में ई को कनेक्ट कर दिया, तो ए और बी के बीच में ई को कनेक्ट है ये, और बैटरी लगा दिया, ये कुंजी है मतलब बटन है, जो दबाएंगे तो बैटरी में से करंट पास होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो अगर खुली रहेगी तो पास तो हुआ, लेकिन यहाँ पे वापस बैटरी में नहीं आएगा, तो सर्किट चालू नहीं होगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ पर जो है ये ई करंट जो है जा रहा है, तो यहाँ पर जो है क्या पास हो रहा है, हम मान रहे हैं कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बी अप्लाइड बिटवीन देम। तो इसकी वजह से जब हम माना ए और बी के बीच एक सेल ई जोड़ करके उसके बीच विभवांतर बी लगाते हैं, तो ई हमने जैसे ही जोड़ा तो एक वोल्टेज जो है इसके अंदर अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, सपोज ए सेल ई इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अप्लाइड बिटवीन देम। ठीक है, बी जो है अप्लाई किया गया, यानी विभवांतर बी लगाया गया। अब माना परिपथ में बहने वाली संपूर्ण धारा जो है आई है, यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो आई है ना, जा रही है आई, और यहाँ पर फिर आई 3 हिस्सों में डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर हमने वही लिखा है, लेट द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज बी आई। ठीक है, एंड द करंट फ्लोइंग इन R1, R2 एंड R3 इज I1, I2, I3 रिस्पेक्टिवली। इसमें सीधा सीधा बोला है, माना संपूर्ण परिपथ में बहने वाली धारा जो है आई है, और तथा R1, R2 और R3 में क्रमशः I1, I2 और I3 करंट बह रही है। ठीक है, तथा R1, R2 और R3 में बहने वाली धाराएं जो है I1, I2 और I3 हैं। तब क्या होगा, देन। ठीक है, तो मतलब सारी जो इस करंट इसमें जो बह रही है वो पूरी I है, और ये I किसके बराबर है, यहाँ से I कितने भागों में बांट रहे हैं, I1, I2, I3, यानी कि I बराबर क्या है, I बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि आपका I ही जा रहा है और I टूट करके 3 हिस्सों में ये I जा रहा था और 3 हिस्सों में टूट के जा रहा था, तो 3 हिस्सों को जोड़ देंगे तो वापस से I बन जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, तब I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट बनी। और इसको अब हम लिखते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर समान होगा। जब I सभी में जा रही है तो विभवांतर वोल्ट जो होगा वो समान होगा। ठीक है ना, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ईच रजिस्टर विल बी सेम, यानी कि इस रेजिस्टेंस के बीच में, ठीक है, विभवांतर सेम होगा, इसके बीच में भी विभवांतर जो है सेम होगा, R2 में भी और R3 में भी विभवांतर जो है सेम होगा। ठीक है, यही बोला है। तो यहाँ पे प्रतिरोध जो है आपका, इन प्रतिरोधों के बीच में विभवांतर समान होगा। और ओम का नियम जो कहता है, ओम का नियम हमें पता है, V इक्वल्स टू IR होता है, V इक्वल्स टू IR, ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ से अगर ओम के नियम से हम करंट निकालें हमारे को, क्योंकि हमारे पास I1, I2, I3 की बात हो रही है, तो यहाँ पे I का मान निकालें तो I यहीं छोड़ देंगे, तो ये R जो है इसको नीचे आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा, यहाँ से R हट जाएगा, I इक्वल्स टू V अपॉन R, तो यहाँ पे आ गया I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो हमारी ओम के नियम से हमें मिला I इक्वल्स टू V अपॉन R, तो I1 क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, यही हो जाएगा। तो I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, क्योंकि 1 यहाँ लगाया तो 1 यहाँ लग गया, 2 यहाँ लगाया तो 2 यहाँ लग गया, 3 यहाँ लगाया तो 3, क्योंकि I1, I2, I3 अलग अलग सर्किट रेजिस्टेंस में चल रहे हैं। तो I1, I2, I3 मिल गया, यानी कि मुझे I बराबर अगर लिखना है तो मैं सबको जोड़ दूं, तो I बराबर, यानी पुटिंग द वैल्यू इन समीकरण 1, समीकरण 1 में सबकी मान रख देते हैं, तो I बराबर जो है
V/R1 जो कि I1 का मान है, तो इस I1 का मान यहाँ पे रखा, I2 का मान रखा, I3 का मान रखा, तो हमारे पास जो है ये वाली एक इक्वेशन बनी। अब इसमें देखो एक चीज़ हमको क्या मिल रही है, V इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सभी में V है, तो V को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर निकाला V को, तो यहाँ बचेगा एक, यहाँ बचेगा एक, यहाँ बचेगा एक, सभी जगह एक रख दिया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो I का मान हमारे पास ये आया, अभी दूसरा इक्वेशन। अब हमें क्या निकालना है, सबका समानांतर क्रम में संयोजन यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट जो है आपको निकालना है। तो अभी चलिए इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए I इक्वल्स टू V अपॉन में RP होता है। अरे RP समांतर क्रम में, P मतलब पैरेलल, ठीक है, P मतलब पैरेलल, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया मेरे से ही, P मतलब हो गया आपका पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल जो है यानी कि ये रेजिस्टेंस जो है सारे पैरेलल में है, आप देख रहे हैं सब के सब जो है समानांतर क्रम में है। अगर सीरीज में होता तो मैं क्या कहता, सीरीज मतलब आपका जो है एस लिख देते, यानी कि ये आरपी की जगह यहाँ पे आर एस हो जाता, सीरीज हो जाता, ठीक है। तो पैरेलल मतलब ये आपका समानांतर हो गया, ठीक है। और सीरीज मतलब क्या हो जाता आपका, सीरीज मतलब लगातार क्रम में, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं सीरीज को, आप बता देना कमेंट करके। तो समांतर क्रम में इसको जब संयोजित करते हैं तो हमारे पास I इक्वल्स टू V, और ये सभी का हमने माना कि सारे के सारे क्या है RP, है ना। RP समांतर क्रम में संयोजन है, तो हम V अपॉन RP को निकाल लेते हैं। तो V अपॉन RP जो है I के बराबर माना है ना, V अपॉन RP जो है I के बराबर है, तो इस I की जगह ये रखूंगा मैं, तो यहाँ रखा मैंने V अपॉन RP, वो पूरी की पूरी इक्वेशन 2 नंबर ऐसी रख दी मैंने, ठीक है ना, ये रही। अब मुझे V अपॉन RP निकालना है, तो मुझे क्या करना है, देखना है कि ये V जो है इधर आ जाएगा, ठीक है ना, V इधर आ जाएगा, तो यहाँ से V हटा के इधर लाऊंगा तो नीचे RP के साथ गुणा होगा, पहले से यहाँ पे ऊपर V था, ठीक है, तो V से V कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन में RP इक्वल्स टू क्या बचा, 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में R2, 1 अपॉन में R3, यही हमें प्रूव करना था, ये चीज़ थी। अब आते हैं हम वीडियो के एंड में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ये डेरिवेशन हो गई कंप्लीट। इसी तरह से आपको ये कंप्लीट करना था, हिंदी और इंग्लिश वर्जन में पूरा सोल्यूशन बताया। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना जो है वो समझ लीजिए, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के लिए, दोनों मीडियम्स के लिए साइंस यानी कि विज्ञान के PDF नोट्स जो है फ्री में अवेलेबल करा दिए हैं मैंने चैनल पे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है साइंस PDF नोट्स की लिंक मिलेगी, ठीक है, क्या मिलेगी, लिंक मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी प्लेलिस्ट अलग दे रखी है, प्लेलिस्ट अलग है आपके जैकबोर्ड की, और साथ में आपका अगर साइंस के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं PDF के रूप में, जिसमें आपको ये सारे आंसर मिलेंगे जो अभी आपने देखे हैं, तो अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं हर चैप्टर के, तो आप सीधे सीधे चले जाइए साइंस नोट्स के लिंक में। तो साइंस नोट्स का लिंक जरूर देख लेना। साइंस नोट्स का लिंक जो है आपको मैं दे देता हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक को खोलोगे तो उसमें हिंदी भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा। आप जिस भी मीडियम से हो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आशा करता हूँ इस वीडियो को समझकर आपने पूरा का पूरा जो है इस क्वेश्चन को याद कर लिया होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा। आई होप इस वीडियो से आपने एंजॉय किया होगा। अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।